देखने को मिले, जहां कार से जब्त किए गए 8 लाख रुपए। कार की डिक्की से ये रुपए बरामद किए गए। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग भी अब सख्त है। मामले की जांच में एफएसटी की टीम जुटी हुई है। आपको बता दें कि ये जो रकम बरामद हुई है, इसमें अभी कोई तथ्य, कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया जा सका है। 8 लाख रुपए जब्त किए गए हैं और इस 8 लाख रुपए का कोई जवाब नहीं दिया जा सका है कि ये रुपए कहां से लाए जा रहे और इन्हें कहां ले जाया जा रहा है। कार की डिक्की से ये रुपए बरामद हुए। नरेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। नरेंद्र, क्या डिटेल्स मिल पा रही है रुपयों की बरामदगी को लेकर? ऐसा है, छतरपुर जिले की जो ओरछा रोड थाना पुलिस है, उसको संदेह हुआ क्योंकि नाइट गश्त पे पुलिस थी और एक कार जैसे ही जा रही थी तो बहुत ही तेजी, पुलिस को देखकर बहुत तीव्र गति से उसने स्पीड बढ़ाई चालक ने, तो पुलिस को संदेह हुआ। उस गाड़ी को पुलिस ने रोका। रोक के ही जब उसकी सर्चिंग की गई, तलाशी ली गई, तो डिग्गी के, गाड़ी का जो डिग्गी है पीछे, वहां पर एक जो बैग था, उस बैग में करीब 8 लाख रुपए नगद पुलिस को मिलते हैं। जिसके बाद तत्काल ओरछा रोड थाना पुलिस ने एफएसटी को सूचना दी और एफएसटी की टीम मौके पर पहुंची और वहां पर जो रुपया था उसको जब्त किया गया है। और जो संबंधित जो कार चालक थे, कार में जो सवार थे, उनसे पैसे के संबंध में जांच पड़ताल की गई, जानकारी चाही गई, लेकिन वह संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं दे पाए। तो ऐसे में ओरछा रोड थाना पुलिस ने एफएसटी के सहयोग से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है और अब इस पूरे मामले की जांच एफएसटी कर रही है और तथ्य जुटाने की कोशिश कर रही है। कहीं ये लोकसभा चुनाव में जो पैसा है, भारी भरकम ये जो नगद राशि है, इसको कहीं लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल तो नहीं किया जाना था। इसको लेकर चुनाव आयोग भी इस बार लोकसभा चुनाव लेकर बहुत सख्त है और जिले में जगह जगह पर एफएसटी की टीमें तैनात है, जो लगातार उनको नकदी राशि जब्त करने में सफलता भी मिल रही है। जी लेकिन नरेंद्र, कार चालक के बारे में कोई जानकारी? देखिए, प्राथमिक तौर पर अभी जो एफएसटी के अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि मजदूरी का भुगतान करने के लिए जो संबंधित व्यक्ति पैसे लिए था, उसका कहना है कि वह ठेकेदार है, मकान निर्माण कार्य का काम करता है और उसकी जो लेबर रहती है उसका भुगतान करने के लिए इस राशि को वह ले जा रहा था। लेकिन अभी तक ऐसे दस्तावेज एफएसटी की टीम को इस पूरी जांच में नहीं मिले हैं और जैसे ही दस्तावेज यदि मिलते हों और एफएसटी की टीम संतुष्ट होती है तो ऐसे में इनके पैसे को रिलीव कर दिया जाएगा, अन्यथा इनको सीज कर लोकसभा चुनाव के बाद ही इस पर पूरे प्रकरण पर कुछ कहना। बहुत शुक्रिया नरेंद्र आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और सारंगगढ़ में क्रेशर प्लांट में हादसा हुआ। दरअसल इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई। आपको बता दें कि वेट पाइप के टूट जाने की वजह से महिला के सिर पर एक पत्थर आकर गिर गया और उसकी मौत हो गई। प्लांट संचालक ने मामले को दबाने की कोशिश की। हालांकि इस पूरे मामले में जानकारी क्या कुछ आगे कार्रवाई चल रही है, इस पर बात करेंगे। योगेश हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। योगेश, कैसे ये हादसा हुआ और क्या डिटेल्स मिल पा रहे हैं इसके बारे में? जी देखिए, आपको बता दूं कि जो हादसा है वो बिलाईगढ़ स्थित रामचंद्र नामक क्रेशर प्लांट का है, जहां पर महिला रामोतीन बाई कुर्रे जो मृतक है वो काम कर रही थी। इसी दौरान जो वेट पाइप है, वेट पाइप का मतलब ये होता है कि जो पत्थर होती है, बड़ी बड़ी पत्थर है, उसको ऊपर ले जाया जाता है, उससे वो पत्थर से चकनाचूर बनता है। लेकिन वही वेट पाइप जब पत्थर को ऊपर लेकर जा रहा था, तभी नीचे खड़ी जो काम करने वाली महिला थी उनके ऊपर जा गिरी। महिला के सिर में गिरने से देख सकते हैं वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह की जो सिर है वो किस तरह से आकृति हो चुकी है कि पत्थर और वेट पाइप जो पूरा गिरा, उसके बाद महिला यहीं पर मौके पर मौत हो गई थी। हालांकि मौत के बाद जो क्रेशर संचालक को मामले को दबाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं हंगामा और परिजन के हंगामे के बाद पुलिस को संचालक के ऊपर केस दर्ज करना पड़ा। आपको पता है कि प्लांट की बात करें तो जो सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला है, यहाँ भी कई तरह के अवैध प्लांट अभी भी मौजूद है। इससे पहले जस्ट एक महीने पहले न्यूज 18 ने खबर चलाई थी अवैध प्लांट को लेकर। वहाँ भी क्रेशर संचालक मामले को दबाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन न्यूज 18 की खबर के बाद हालांकि कसडोल पुलिस को मामला दर्ज करना पड़ा। और आज भी खबर जब हमने प्रकाशित की तो परिजनों का हंगामा भी था। हंगामे के बाद क्रेशर संचालक पर मामला दर्ज हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब बात उस गिलास की जो रहस्यमयी है, उसकी मिस्ट्री 400 साल पुरानी है। मुगल काल से इसका संबंध है, लेकिन यह गिलास आपको बता देगा अगर पानी में जहर या कुछ अन्य जहरीला पदार्थ मिलाया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा वास्तव में क्या हो सकता है? क्या कोई गिलास ये बता सकता है? जी हां, ये गिलास इस बात की जानकारी देगा। एक रिपोर्ट।
400 साल पुराना रहस्यमय गिलास, मुगल कालीन गिलास की अद्भुत कहानी। ये है जहर को पहचानने वाला गिलास। पानी डालो, गिलास बताएगा जहर है या नहीं। तस्वीरों में दिख रहा ये गिलास कोई आम गिलास नहीं है, बल्कि ये गिलास अपने आप में अद्भुत और रहस्यमयी है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल ये गिलास पानी या दूध में जहर है तो उसे पहचान लेता है। शायद आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है। पुरातत्व संग्रहणकर्ता और इतिहासकार डॉक्टर सुभाष माने ने भी इसकी पुष्टि की है। तो इस गिलास में यदि कोई चीज देता भी है पीने के लिए, तो ये कांच के अंदर से नीचे से अपने को मालूम पड़ जाता था कि इसमें कुछ मिला है। जी हाँ, इस गिलास में अगर कोई जहर मिलाकर देगा तो उसका पता चल जाएगा। ये गिलास 400 साल पुराना है। कहा जाता है कि मुगल शासक, राजा और महाराजा दूध, पानी और शराब पीने के लिए इस गिलास का उपयोग किया करते थे। उस जमाने में राजपाट पाने के लिए राजे महाराजाओं को छल कपट से जहर पिलाकर मार दिया जाता था। इससे बचने के लिए इस अनोखे गिलास को बनाया गया था। लगभग उसको 6 महीने लगे होंगे बनाने को ही। और इसमें खासियत ये है कि इसके तल में कांच लगा है, और ये कांच इसलिए लगा है कि उस जमाने में राजा महाराजाओं को कुछ जहर देके मारने की प्रथा ज्यादा थी कि कोई पॉइजन न दे। तो इस गिलास में यदि कोई चीज देता भी है पीने के लिए, तो ये कांच के अंदर से नीचे से अपने को मालूम पड़ जाता था कि इसमें कुछ मिला है। गिलास के नीचे लगा कांच लाल या हरा रंग बताकर इसमें जहर या अन्य कोई जहरीला पदार्थ होने की जानकारी देता था। ऐसे में राजा को सतर्क करने में इस गिलास की बड़ी भूमिका होती थी। इस गिलास पर मुगल बादशाह शाहजहां और बेगम मुमताज की तस्वीरें उकेरी गई हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि मुगल काल में इसे बनाया गया होगा। ये विशेष प्रकार का ग्लास है। 400 साल पुराने ग्लास का की उपयोगिता जो है वो राजा महाराजा, मुगलकालीन राजा महाराजा करते थे। और इस ग्लास में यदि कोई जहर मिलाता था तो इस कांच के जरिए पता चल जाता था कि राजा को मारने के दृष्टिकोण से किसी ने जहर मिलाया है, तो राजा उस ग्लास से सेवन नहीं किया करता था। गणेश कुमार बाविस्कर, न्यूज़ 18 बुरहानपुर। और अब बात डी गैंग के आतंक की। वो गैंग जो हर चौक चौराहे पर मौजूद रहता है। आपकी गलती हो या नहीं, ये गैंग आपको कभी भी शिकार बना सकता है। इस गैंग का खौफ इतना हो गया है कि जिला प्रशासन को धारा 144 लगानी पड़ी। जी हां, ये सच है। पुलिस अलर्ट मोड पर है, लोगों को सावधान रहने की अपील कर रही है। आखिर पूरा मामला क्या है, चलिए दिखाते हैं आपको। मंदसौर में डी गैंग का आतंक। डी गैंग पर प्रशासन का एक्शन। जिले में धारा 144 के आदेश जारी। धारा 144 से डी गैंग पर नकेल। मंदसौर में इन दिनों आवारा कुत्तों ने आतंक मचाया हुआ है। शहर के बाजार में, गलियों में आवारा कुत्तों का डेरा है। आने जाने में लोगों को परेशानी होती है। न जाने ये डी गैंग कब हमला कर दे। लोगों ने इसकी शिकायत जिला कलेक्टर को की है। डी गैंग का खौफ इतना हो गया है कि प्रशासन को बड़ा और कड़ा एक्शन लेना पड़ा। पूरे जिले में आवारा कुत्तों को लेकर कलेक्टर ने धारा 144 लागू कर दी है। कलेक्टर ने इस जानकारी को अपने संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेते ही उन्होंने धारा 144 लागू कर दी। प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया आवारा कुत्तों को लेकर के। और कलेक्टर ने आदेश में साफ बताया कि जहां पर वेज नॉन वेज की दुकानें हैं और जहां पर सार्वजनिक स्थान है, जहां पर इन कुत्तों को खाने को मिलता है, वहां पर पूरी तरह से इस बात का ध्यान रखा जाए कि वहां पर कुत्ते जमा न हो और वो इंसानों पर हमला नहीं करे। कलेक्टर के आदेश पर अब पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने वेज नॉन वेज दुकानों, होटल्स, ढाबा मालिकों को वेस्ट मटेरियल निस्तारण के लिए सख्त निर्देश दिए हैं ताकि आवारा कुत्तों का झुंड इकट्ठा न हो पाए। इनको ये निर्देश डीएम साहब ने दिए हैं कि इनके द्वारा जो भी वेस्ट रहेगा मटन, मांस, मछली में, अंडे में या शाकाहारी भोजन में, उसको अपनी दुकान या अपने ढाबे के सामने नहीं डालेंगे और इसको कचरा गाड़ी में या कहीं एक जगह पर डंप करेंगे जो कि आम या सार्वजनिक स्थल से दूर रहेगा। और उसका उल्लंघन करने पर 188 के अंतर्गत, आईपीसी के अंतर्गत समुचित कार्रवाई करने के प्रावधान है। तो पुलिस ये सुनिश्चित करेगी, मंदसौर पुलिस, कि जो भी इस
निषेधाज्ञा का उल्लंघन करता है उस पर समुचित कार्रवाई की जाए। अगर कोई आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर लोगों से भी अपील की गई है कि अगर कोई परेशानी आती है तो पुलिस और नगर पालिका को सूचित करें। देखना होगा, आवारा कुत्तों को लेकर कलेक्टर ने एक गंभीर मामला समझते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश निकाला है और इस आदेश का पुलिस और नगर पालिका के अधिकारी कितना पालन करवा पाते हैं। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18, मंदसौर। अब तक आपने लोगों के लिए, जानवरों के लिए पार्क्स देखे होंगे, लेकिन हम अब आपको एक ऐसा पार्क दिखाने वाले हैं, जिसके बारे में बताने वाले हैं, जो सांपों के लिए है। यहां आपको सांपों की हर प्रजाति के बारे में जानकारी मिलेगी और बताया जा रहा है ये भी है कि ये अपनी तरह का देश का पहला ऐसा पार्क है जहां सांपों के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी आप पा सकेंगे। ये पार्क उज्जैन में खोला गया है। लोगों को सांपों के संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए रिसर्च बेस्ड स्नेक एंटरटेनमेंट पार्क यहां खोला गया है और इसके निर्माण से यहां पर इस पार्क के होने से लोगों को सांपों के बारे में डिटेल में जानकारी मिल सकेगी और इसका निर्माण सभी उम्र के लोगों को ध्यान में रखकर किया गया है। यहाँ बच्चों के लिए विशेष क्विज रखे जाएंगे ताकि वे सांपों से डरने के बजाय उनके बारे में जानने के लिए जिज्ञासु बने। पार्क की खास बात यह होगी कि यहाँ सांपों को कैद रखने की बजाय आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए मॉडल्स और विशेष रूप से तैयार किए गए सिलिकॉन के सांपों का इस्तेमाल किया जाएगा और देश विदेश की सांपों की 4600 प्रजातियों के बारे में रोचक जानकारी आप पा सकेंगे। और सांपों पर आधारित इस पार्क का निर्माण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किया गया है, जिसके चलते यहां आने वाले लोग अच्छे तरह से सांपों के बारे में जान सकेंगे। वहीं शोधार्थियों को शोध करने का भी मौका मिलेगा। कुछ खासियत तो आपको बताई गई हैं, लेकिन कुछ और खासियत इस पार्क की हैं जिसे आपको जानना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे ये पार्क है इतना खास। आखिर ये पार्क इतना खास क्यों है, ये जान लेना भी बहुत ज़रूरी है। इस पार्क की किस किस तरह की जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। दरअसल इन सांपों के बारे में आप महत्वपूर्ण जानकारियाँ ले सकते हैं जो यहाँ पर उनके अलग अलग पिक्चर्स और वीडियोज़ के माध्यम से यहाँ पर संग्रहित किए गए और लोगों को सांपों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता होता है। जहरीले सांप या बिना जहर वाले सांप, कितने तरह के सांप होते हैं, ये आप इस बारे में जान सकते हैं। और कई बार बिना जहर वाले सांप को जानकारी में ना होने की वजह से लोग मार दिया करते हैं कि कहीं ये जहरीला ना हो। पिछले सालों में सांपों की संख्या इस चक्कर में बहुत कम हुई है और ये संख्या लगातार कम होती जा रही है। और इसमें स्थानीय सांपों की जानकारी आपको मिलेगी। जो उज्जैन में रहने वाले लोग हैं उन्हें वहाँ के आसपास कौन से सांप देख सकते हैं या कौन से सांप आपको रास्ते पर मिल सकते हैं, ये उन्हें बताया जाएगा। और उज्जैन में खुले इस स्नेक पार्क को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में पाए जाने वाले सांपों के बारे में भी आप यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। और इतना ही नहीं, ये प्रजाति कहाँ की है, सांप किस उम्र में जाकर उसकी मृत्यु हुई है, किस उम्र में वो और सांपों को जन्म देता है, ये सारी जानकारी आपको मिलेंगी। देश विदेश के सांपों की जानकारी और किस देश में कौन सी प्रजाति का सांप पाया जाता है, सांपों की आंतरिक संरचना कैसी होती है और कौन से जहरीले होते हैं, कौन से जहरीले नहीं होते हैं, ये भी फोटोज़ के माध्यम से, वीडियोज़ के माध्यम से और इन जानकारियों के माध्यम से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। और सांप की इस दुनिया में कैसे वो अपना सर्वाइवल करते हैं, ये भी आप इसमें देख सकेंगे। उनका विकास कैसे हुआ, कैसे वो इस धरती पर आए, सांप चलते कैसे हैं, उन्हें सुनाई कैसे देता है, और इन सभी बातों की जानकारियों के साथ साथ सांपों के बारे में और भी कई महत्वपूर्ण तथ्य, रोचक जानकारी इस पार्क में आप जान सकेंगे। और पार्क में बच्चों के लिए क्विज कॉम्पिटिशन्स भी आयोजित होंगे जिससे बच्चे भी इन्वॉल्व यहाँ पर महसूस करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस पार्क के खुलने का भला क्या फायदा, सांपों की जानकारी लेकर हम क्या करेंगे। दरअसल जानकारी तो किताबों में भी आपको मिल जाएगी, सही आप समझ भी लेंगे, लेकिन इस पार्क में जो आप जानकारी सांपों की हासिल करेंगे उसके लिए बाकायदा आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिससे युवाओं को नौकरी के लिए भी ये लाभकारी हो सकता है। चलिए आपको बताते हैं कि इस पार्क से और क्या लाभ होने वाले हैं। आपको बता दें कि हार्पेटोलॉजी रिसर्च लेबोरेटरी रहेगी, सांपों पर रिसर्च के लिए मददगार होगी। किताबें, रिसर्च पेपर्स के साथ साथ ई लाइब्रेरी,
जिसमें स्टूडेंट्स आकर पढ़ सकेंगे। ट्रेनिंग सेंटर्स जहां पर सेमिनार्स होंगे। 30 तरह के कोर्सेज यहां पर कराए जाएंगे और 5 ऐसे कोर्सेज हैं जो पूरे भारत में कहीं और नहीं होते हैं। वन, स्वास्थ्य, शिक्षा विभाग के लोगों को ट्रेनिंग यहां पर दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट दिया जाएगा और वन विभाग में नौकरी के अवसर इस सर्टिफिकेट से थोड़ा और प्रबल हो जाएंगे। तो सांपों के बारे में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहां जा सकते हैं। बढ़ते आगे और करेंगे अगली खबर का। खरगोन जिले में इन दिनों आदिवासी संस्कृति के सबसे बड़े पर्व भगोरिया की धूम मची हुई है और इस लोक पर्व में राजनीतिक रंग भी दिखाई दे रहा है। आम हो या खास, हर कोई इसमें शामिल हो रहा है। खरगोन जिले की महाराष्ट्र सीमा से लगे सिरवेल और जिले के सिगांव में आयोजित भगोरिया हाट में अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य, बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी भी यहां पहुंचे, जहां पर दोनों ने आदिवासी वेशभूषा पहनकर ढोल और मांदल की थाप पर नृत्य भी किया और इस दौरान दोनों नेताओं ने आदिवासी समाज के लोगों को गुलाल लगाकर भगोरिया और होली पर्व की शुभकामनाएं भी दी। वहीं धूलकोट के हॉट बाजार में कांग्रेस उम्मीदवार पोरलाल खरते भी भगवानपुरा विधायक केदार डाबर और जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि नाइक के साथ पहुंचे। भाई सुमेर सोलंकी के साथ में हम 17 तारीख से आदिवासी समाज के बीच में हम जा रहे हैं और उनके साथ में उनकी वेशभूषा में ढोल बजा रहे हैं और भी जो वाद्य यंत्र है आदिवासी का लोकप्रिय है वो बजा रहे हैं और नाच रहे हैं। ये भगोरिया हाट और होली का त्यौहार दोनों का एक गहरा रिश्ता है। होली का त्यौहार मनाने के लिए उसकी जो पूजन की सामग्री होती है उसको खरीदने के लिए आदिवासी समाज के अन्य सभी समाज के लोग इस भगोरिया रंगों के त्यौहार होली में राजधानी रायपुर इस